Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss some basic program related to Python programming. In our last lecture we already discussed some basic concepts related to Python programming such as identifier, keywords, input statement, print statement, and in this lecture our main focus is to discuss about some concept related to Python programming and some programs, and we will see how we can execute Python programs in Android mobile phone. And there is an application named py.c by which we can execute simple or basic program of Python programming language. So we will also see in this lecture. Let's start. तो जैसे स्टूडेंट देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर पहला प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। पाइथन प्रोग्राम 2 नंबर्स को ऐड कैसे किया जा सकता है हम देखेंगे इसमें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए num1 एंड num2 दे रखा है आपका। तो दीज आर द वेरिएबल्स नेम्स, और जैसे मैंने कल बताया था कि पहले आपको कि वेरिएबल्स नेम कैसे ली जा सकें। वेरिएबल नेम में आपको ये ध्यान रखना है कि स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक आप ले सकते हैं, और नंबर्स ले सकते हैं 0 to 9। अंडरस्कोर सिंबल ले सकते हैं, अंडरस्कोर सिंबल के अलावा कुछ और सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल नेम में इनके कॉम्बिनेशन से आप कोई भी नेम बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ num1 और इसमें लिखा हुआ है num2। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो नेम लेंगे आप, वेरिएबल का नेम लेंगे, वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होता है। तो एक तो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या बताया मैंने आपको, दूसरा ये बताया कि नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। num1 ठीक है, 1 नंबर ठीक नहीं है। तो num1 और num2 वेरिएबल ले लिए। जैसे मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला जाता है ना, तो आप क्या करते हैं, वेरिएबल नेम लेते हैं और क्वेश्चन में वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं और फिर अपना आंसर निकालते हैं। उसी तरीके से अगर हमको 2 नंबर्स ऐड करने, तो फर्स्ट नंबर के लिए हमने वेरिएबल लिया num1, सेकंड नंबर के लिए हमने वेरिएबल लिया num2। num1 की वैल्यू दे दी आपने 1.5 और num2 की वैल्यू दे दी आपने 6.3, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज़ हुआ इसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। मैथमेटिक्स में हम इसे जनरली रीड करते हैं num1 = 1.5, पर इक्वल नहीं है ये इक्वल नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन कर देती है। तो 1.5 इज असाइन टू num1 एंड 6.53 इज असाइन टू num2, पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी वेरिएबल को थ्रू आउट द प्रोग्राम आप कितनी भी बार और कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ num1 आपने दिया 1.5, num2 दे दिया 6.3। आगे जाके अगर मैं num1 की वैल्यू चेंज करना चाहूँ, दूसरी वैल्यू असाइन करना चाहूँ, तो वो कर सकता हूँ, क्योंकि वैल्यू असाइन हो रही है, इक्वल नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ आपने num1 को वैल्यू असाइन कर दी 1.5 और num2 को 6.3। अब आपको नंबर ऐड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कमेंट लिखा हुआ है। कमेंट क्या होता है, कमेंट डेड स्टेटमेंट होता है। पाइथन इंटरप्रेटर के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं होता। पाइथन इंटरप्रेटर से इग्नोर कर देता है, एग्जीक्यूट नहीं करता। ये डेड स्टेटमेंट होते हैं, पर सवाल ये है कि लिखे क्यों जाते हैं। लिखे इसलिए जाते हैं ये, क्योंकि इससे थोड़ा सा प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ती है। कोई दूसरा पर्सन उस प्रोग्राम को समझना चाहे, पढ़ना चाहे, तो उसे आसानी से पढ़ सकता है, क्योंकि ये अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ऐड 2 नंबर्स, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी में नहीं लिखा हुआ। ये तो जनरल, जैसे मैं लिखना चाहूँ कुछ भी एक स्टेटमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। वो कमेंट माना जाएगा अगर वो हैश से स्टार्ट है, सिंबल से। और ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है इस हैश के बाद में अगर इस लाइन के अंदर जो भी कुछ लिखूँगा वो एक कमेंट माना जाएगा। अगर आपने लाइन चेंज कर दी तो फिर वो कमेंट नहीं होगा। लाइन चेंज कर दी तो फिर से आपको हैश का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। तो एक लाइन में हैश सिंबल के बाद स्टार्ट होने वाला सब कुछ आपका कमेंट माना जाता है। तो कमेंट जनरली लिखे जाते हैं प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए, प्रोग्राम को समझाने के लिए कि प्रोग्राम किस तरीके से बनाए। फिर आप क्या काम करेंगे, अब आप ऐड करेंगे दोनों नंबर्स को। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए आपको करना पड़ेगा सम इज इक्वल टू num1 + num2। ऐसे करके आपने ऐड कर दिया। तो num1 और num2 की जो वैल्यू होगी, जो है 1.5 6.3, पहले तो ऐड होगी। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है, प्लस का साइन, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको। तो ये ऐड हो जाएगा, और जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो किस एक वेरिएबल जिसका नाम है सम, उसको असाइन हो जाएगा। तो अब जो आपका आंसर है वो किस वेरिएबल में स्टोर है, वो है आपका सम में स्टोर, ठीक है। तो अब आप इसको सम डिस्प्ले कराएंगे। तो डिस्प्ले कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट में हम पैरेंथेसिस में जो भी लिखते हैं वो आपका डिस्प्ले होता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। पहली बात तो ये कि प्रिंट स्टेटमेंट में अंदर हम अगर कोई स्ट्रिंग या कोई मैसेज पास कराना चाहें तो उसे सिंगल कोट से डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, वो मैसेज एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। लेकिन अगर हम कोई वेरिएबल लिखते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। वेरिएबल प्रिंट नहीं होता, वेरिएबल की वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट के अंदर अगर सम लिखूँगा ना,
तो सम की वैल्यू प्रिंट होगी, num 1 लिखूँगा तो num 1 की वैल्यू प्रिंट होगी, num 2 लिखूँगा तो num 2 की वैल्यू प्रिंट होगी। और जो वेरिएबल नेम होगा उसको आपको सिंगल या डबल कोट्स में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको जनरली जैसे लिखते हैं वैसे लिख देना है आपको। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अब क्या होगा अगर हम मैसेज के साथ साथ या स्ट्रिंग के साथ साथ वेरिएबल को भी लिखना चाहें या वेरिएबल या एक से ज़्यादा वेरिएबल को लिखना चाहें तो क्या होगा। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको करना ही है कि कॉमा से सेपरेट कर देना है। कॉमा एक ऑपरेटर, कॉमा से सेपरेट कर दीजिए आप, तो दोनों प्रिंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है द सम ऑफ, सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है तो ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर कॉमा लगा के num 1 लिखा हुआ है तो num 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो इस केस में 1.5 है। फिर एंड लिखा हुआ है सिंगल कोट्स में तो एंड प्रिंट हो जाएगा। फिर कॉमा लगा के num 2 लिखा हुआ है तो num 2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर कॉमा करके इज लिखा हुआ है सिंगल कोट्स में तो इज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर कॉमा लगा के सम लिखा हुआ है तो सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आंसर कुछ आएगा द सम ऑफ 1.5 एंड 6.3 इज 7.8। तो मैसेज कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ये तो तब था, इसको प्रोग्राम को आप जितनी बार एग्जीक्यूट करोगे ना आंसर एक ही आएगा। और क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा आपको 7.8। और 7.8 क्यों आएगा? 7.8 इसलिए आएगा क्योंकि वैल्यू फिक्स है। वैल्यू लेकिन जनरली ऐसा तो नहीं होता। हमेशा कोई भी प्रोग्राम बनाएगा तो ये सोचेगा कि एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन उससे वैल्यू मांगी जाए और जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, मान लीजिए एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, रेट कितना है, टाइम कितना है, ये आपसे मांगा जाए तो उसके अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होकर आ जाए। इसी तरीके से अगर एडिशन का है कोई, ये प्रोग्राम भी हम आगे देखेंगे। एडिशन का है तो आपसे पहले अगर मैसेज लिखा हुआ है कि एंटर फर्स्ट नंबर, आप नंबर दें, फिर लिखा है एंटर सेकंड नंबर, फिर आप सेकंड नंबर दें, फिर उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो तो कितना अच्छा रहेगा। तो जनरली ऐसा ही होता है, ऐसा होना भी चाहिए। तो इसको बोला जाता है यूज़र इनपुट। तो यूज़र इनपुट कैसे देते हैं वो समझ लीजिए आप। यूज़र इनपुट के लिए हम इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे num 1 इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट लिखा आपने, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर वो मैसेज प्रिंट करा देंगे जिसको जो मैं स्क्रीन पर चाहता हूँ कि एग्जीक्यूट होते समय प्रिंट हो। तो यहाँ पर आ गया एंटर फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से num 2 के लिए इनपुट एंटर सेकंड नंबर। अब ये दोनों आपके जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे तो मैसेज लिखा आएगा और जब आप नंबर दोगे तब प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। पहले एंटर फर्स्ट नंबर लिखा आएगा और जब आप नंबर दोगे ना तब प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर आपको नंबर्स को अगेन ऐड करना है तो फिर आप फिर से एक कमेंट लिख दिया आपने ऐड 2 नंबर्स और यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे num 1 से पहले फ्लोट लिखा हो, num 2 से पहले फ्लोट लिखा हो। ये फ्लोट क्या है? ये फ्लोट डेटा टाइप है। डेटा टाइप का मतलब टाइप ऑफ डेटा। यहाँ आपको ये बताना पड़ेगा कि जो नंबर ये जो वेरिएबल है num 1 और num 2 ये क्या है आपका? ये कोई इंटीजर वैल्यू है कि ठीक है, या ये एक फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू का मतलब है यहाँ पर इसमें इस तरीके से 10.1 1.3 जिसमें पॉइंट आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, डेसिमल इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आपने, या कोई स्ट्रिंग है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो फ्लोट जब हम यूज़ करते हैं तो इंटेंशनली हम ये बताते हैं पाइथन इंटरप्रेटर को कि हम जो अपना आंसर चाह रहे हैं पॉइंट में चाह रहे हैं, ठीक है, इंटीजर में नहीं चाह रहे हैं, पॉइंट में चाह रहे हैं, फ्रैक्शन में चाह रहे हैं, फ्रैक्शन पार्ट हम इंक्लूड करना चाहते हैं उसका। तो यहाँ पर हमने लिखा फ्लोट, फ्लोट num 1 प्लस फ्लोट num 2। उसके बाद मैसेज को प्रिंट कराएंगे तो लिखा आएगा डिस्प्ले द सम, और फिर उसी तरीके से जैसे पहले मैसेज प्रिंट कराया था उसी तरीके से मैसेज प्रिंट कराएंगे। तो ये मैसेज आ गया एंटर फर्स्ट नंबर 1.5 एंटर सेकंड नंबर 6.3 द सम ऑफ 1.5 एंड 6.3 इज 7.8। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। आई थिंक अब समझ में आ चुका होगा। अब जैसे मैंने बताया था ना कि आपको अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो कंप्यूटर पर तो आप सभी कर लेंगे, लेकिन वो स्टूडेंट जिनके पास अभी अपना लैपटॉप पे पर्सनल सिस्टम नहीं है तो वो अपने मोबाइल पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कैसे। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक एप्लीकेशन है py.3, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल नहीं होती तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए py.3 प्ले स्टोर से जाके py.3 पाइथन और एंड्रॉयड, तो पाइड्रॉयड, ठीक है, py.3 3 वर्जन है इसका। तो इसको देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके नाउ लेट मी सी, मैंने इसे लैंडस्केप मोड में कर दिया, आप भी कर लीजिएगा अगर वीडियो देख रहे हैं तो हो जाएगा वैसे तो यहाँ पर अभी देखिए ये ओपन होके आएगा। यहाँ आप अपना प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा है यहाँ पर सपोज़, चलिए मैं यही प्रोग्राम बनाता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर num 1, ठीक है, इक्वल टू, कीबोर्ड से मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर कीबोर्ड दे रखा है यहाँ पर
मोबाइल में नम 1 इज इक्वल टू, ऊपर सिंबल दे रखे हैं, ये देखिए ये सब सिंबल है ब्लू कलर में दे रखे हैं, तो आप इनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप नीचे से भी यूज़ कर सकते हैं जो ब्लैक एरिया में दे रखा कीबोर्ड। नम 1 इज इक्वल टू मैंने लिखा, अच्छा एक चीज़ और थी, मैं यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ। जो डेटा टाइप है ना वो आप इनपुट के टाइम पर भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा, अगर इंट लेना है तो इंटीजर लेना है तो इंट, और फ्लोट लेना है तो फ्लोट, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो आप। तो चलिए पहले फ्लोट ही ले लेते हैं, FLOAT फ्लोट लिया मैंने, ठीक है। इसको ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर इनपुट स्टेटमेंट लिख देंगे, तो लिखेंगे इनपुट, ठीक है, और फिर से ब्रैकेट और इसके अंदर मैसेज लिख देंगे डबल कोट्स के अंदर, जो मैं चाह रहा हूँ कि प्रिंट हो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। डबल एंड सिंगल कोट्स दोनों को यूज़ कर सकते हो। तो मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, वैसे लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, क्लियर। और यहाँ ये मैंने कर दिया यहाँ पर, ओके। अच्छा अब आ गया ये ज़रा, एंटर प्रेस किया। अब सेम काम हम नम 2 के लिए करेंगे, तो चाहे तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो ऊपर से, क्योंकि पहला प्रोग्राम बनना है, तो इसमें एक बार और करके दिखा देता हूँ आपको, आपके लिए फर्स्ट प्रोग्राम है ये, तो एक बार और समझ में आ जाएगा आपको। इक्वल का साइन, फिर से लिखेंगे फ्लोट, डेटा टाइप, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर इनपुट, इनपुट के बाद फिर ब्रैकेट मैसेज के लिए, डबल कोट्स के अंदर मैसेज, ठीक है। मैसेज आएगा एंटर, ये मैसेज जो होगा ना ये स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट होगा, जो भी आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा आपको। एंटर सेकंड नंबर, एक मिनट, एंटर सेकंड नंबर। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट लाइन पर आइए। अब तो एक मिनट, एक ब्रैकेट और देखिए, जितने ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं उतने क्लोज भी करने पड़ेंगे। आगे जाइए, तो अब यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू, एक मिनट, ओके, सम इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे नम 1 प्लस नम 2, आ गया ये। इसमें चलिए ठीक है, वेरिएबल का नेम हम कुछ और भी ले सकते थे, एस ले लेते हैं, सिंपल लगते हैं। अब आपको क्या करना है, फाइनल आंसर आपको प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, प्रिंट। तो पहले मैं सिंपली बनाता हूँ प्रोग्राम को, ताकि आपको कुछ मुश्किल ना लगे, नहीं तो आप भी सोचेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड है काफ़ी। तो आसान रखते हैं प्रोग्राम को पहले। सम इज़, ये मैसेज प्रिंट करा दिया, सम इज़, ठीक है। इसके साथ वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी, तो कॉमा लगाया और फिर मैंने कर दिया एस, ऐसे वेरिएबल का नेम जिसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ। ये बन गया प्रोग्राम आपका, देख लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये येलो कलर का जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम को, यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। ये देखिए फर्स्ट नंबर, पहला इनपुट स्टेटमेंट दिया था, इसलिए फर्स्ट नंबर मांग रहा है। जब तक वो नंबर नहीं दूंगा ना तब तक ये प्रिंट नहीं होगा। तो मैं इंटीजर भी दूंगा तो फ्लोट ही मानी जाएगी, तो मैंने दे दिया फ्लोट वैल्यू दे दे रहा हूँ 7.8, दूसरी वैल्यू दे दी मैंने 6.3। आंसर देखिए क्या आता है, 14.1 आंसर आ रहा है। इज़न्ट इट, समझ में आया आपको? नीचे आ रहा प्रोग्राम फिनिश्ड, जो बता रहा है कि हाँ प्रोग्राम रन हो गया, यहीं तक था ये। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। ये देखिए ये प्रोग्राम है, मैं फिर से एक बार एग्जीक्यूट करा रहा हूँ इसको, देख लीजिए प्रोग्राम को एक बार फिर से। तो आपके मैं एक इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ, नंबर डायरेक्ट 4 दिया और दूसरी दे दी 5। तो आंसर 9 नहीं आएगा, 9.0 आएगा। क्यों आएगा 9.0? 9 इसलिए 0 आएगा क्योंकि आपने जो वैल्यू दी, डेटा टाइप दिया है वो फ्लोट दिया है, तो आंसर हमेशा डेसिमल में आएगा इस तरीके से।
चाहे वो 9.0 लिख के ही क्यों ना आए, जैसे 0.0 इसमें लिखा है ना, इस तरीके से 9 नहीं आएगा, 9.0 आएगा। पॉइंट के बाद चाहे 0 ही क्यों ना आ रहा हो, लेकिन शो उसी तरीके से करेगा ये, अगर आपने फ्लोट दे रखा है तो। क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम फ्लोट ना दें, इंट दें तो क्या होगा, ज़रा ये भी देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर इंट कर दे रहा हूँ इसको, ये मैंने इंट कर दिया, इसको भी मैंने इंट कर दिया, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, ये देखिए फर्स्ट नंबर, अब मैं इंटीजर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने दिया 5, 4 दिया पहला और दूसरा दिया मैंने 5। तो आंसर अब 9.0 नहीं आएगा, अब क्या आंसर आएगा, 9 आएगा, ये देखिए, क्योंकि मैंने इंटीजर दिया है, ठीक है। समझ में आया आपको, पहली बात। दूसरी बात, जैसे अभी मैंने प्रोग्राम में बताया था, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ था उसमें, आप भी मत लिखिए अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो। यहाँ अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हैं, पहले डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे हैं इनपुट स्टेटमेंट के पास, मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ मत कीजिए, थोड़ा सा प्रोग्राम आसान बन जाएगा आपके लिए। लेकिन यहाँ आपको जब आपने ऐड किया है तो यहाँ तो आपको बताना पड़ेगा ना फिर, तो यहाँ आप इसको ब्रैकेट में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि num2 क्या है, num1 और num2 क्या है। num1 और num2 आपके इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो ये हो गया num1 के लिए और ये हो गया आपका num2 के लिए, ठीक है। अब ज़रा एग्जीक्यूट करके देखिए, तो भी आंसर वही आएगा, 4, 5, 9। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो डेटा टाइप है ना, इनपुट के टाइम पे डिक्लेयर कर दीजिए या तो, और अगर इनपुट के टाइम पे डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो इसको डिक्लेयर कर दीजिए, फिर आप जहाँ आपने कैलकुलेशन की है दोनों जगह एक जगह डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि डेटा टाइप का आपको बताना पड़ेगा। डेटा टाइप इंट या फ्लोट ले सकते हैं हम, दोनों में से कुछ भी। थर्ड इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर मैं इंट नहीं लेता तो क्या होगा भाई, यहाँ पर मैं ना तो इंट ले रहा हूँ ना मैं फ्लोट ले रहा हूँ, मैं कुछ लेता ही नहीं यहाँ पर। उस केस में क्या होगा, प्रोग्राम गलत नहीं होगा, उस केस में प्रोग्राम गलत नहीं होगा, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग होती है। तो जो num और num2 की वैल्यू है, पाइथन इंटरप्रेटर इसको एक कैरेक्टर मानेगा और कैरेक्टर को भी ऐड कर देता है ये, ठीक है। कैरेक्टर भी ऐड कर देता है, कैसे मैं दिखाता हूँ। कैरेक्टर या सेट ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग बोला जाता है। जैसे P एक कैरेक्टर है, लेकिन प्रवीण एक स्ट्रिंग है जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर आ रहे हैं, PRAVEEN, ठीक है। तो पहले मैं आप वो भी करके दिखा देते हैं इसको। ये लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, आपने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दे दे रहा हूँ PRAVEEN, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे दे दिया मैंने SINGH, ठीक है। अब एंटर प्रेस किया तो आंसर आ रहा है प्रवीण सिंह, सम इज़ प्रवीण सिंह। तो स्ट्रिंग को ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आपने, मैंने यहाँ ना इंट दिया था ना फ्लोट दिया था, बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग आ गया यहाँ पर। अब एक और बात देखिए आप ज़रा, अब यहाँ पर इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से देख लीजिए, ना तो मैंने इंट दिया ना फ्लोट दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। एक मिनट, ठीक। तो अभी यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को एक बार और एग्जीक्यूट करूँगा, और इस बार मैंने यहाँ पर कोई स्ट्रिंग ना दे के नंबर दे दिए, यहाँ दे दिया 5 नहीं देते 4 देते हैं, 4, और यहाँ दे दिया 5। तो 4, 5 हम जानते हैं कि ये नंबर है, लेकिन हमने जो इसका डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया है कि ये इंटीजर वैल्यू है, तो पाइथन इसको एज ए कैरेक्टर ट्रीट करेगा। तो एज ए कैरेक्टर ट्रीट करेगा, तो जैसे कैरेक्टर्स को ऐड किया जाता है वैसे कैरेक्टर को ऐड करेगा ये, ठीक है। तो कैरेक्टर को जब ऐड करेगा, तो जैसे प्रवीण सिंह एक स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग ऐड होने के बाद प्रवीण सिंह आ गया, अगर मैं P और S लिखता तो PS आ जाता। तो उसी तरीके से जब मैं 4 और 5 लिखूँगा तो ये 4, 5 आ जाएगा, यानी 45 दिखेगा, लेकिन एक्चुअली 45 नहीं होगा, ये दो कैरेक्टर को ऐड करके रिजल्ट दिखाएगा इस तरीके से, सम इज़ 45, ठीक है। तो सम आ रहा है आपको 45, तो एक ये हो गया आपका 45 सम। अब आप कहेंगे कि सर 4 और 5 का सम तो 45 नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपने इसको एज ए करेक्टर इनपुट कराया, और करेक्टर जब ऐड होते हैं तो उसको कॉन्केटेनेशन बोला जाता है, और एक के बाद वो एक आते हैं आपके, 4 के बाद 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर यहाँ पर 40 देता, सेकंड नंबर 5 देता, तो आंसर 405 आता, 405 आता है। इट डजंट मीन कि 405 है, वो एक करेक्टर है उसके लिए। तो आप नंबर दे रहे हैं तो वो भी एक करेक्टर ही कंसिडर किया जाएगा, तो करेक्टर भी ऐड हो जाते हैं इस तरीके से। एक तो मैसेज ये था।
दूसरा ये था कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर देखिए, अभी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये यहाँ पर हमने जो दे रखा है ना, इसको थोड़ा सा और आसान कैसे थोड़ा सा और सही से लिखते हैं इसे। तो जनरली ऐसा तो नहीं लिखा था, आप चाहेंगे मैसेज कुछ इस तरीके से आया, सम ऑफ, ठीक। तो सम ऑफ एक स्ट्रिंग है तो उसको एज इट इज़ लिख दिए सम ऑफ, किस किस का सम, इसे डबल कोट्स के अंदर बंद कीजिए। एक वेरिएबल है, वेरिएबल नेम क्या है, वेरिएबल नेम है num1, सम ऑफ num1। अब num1 की वैल्यू प्रिंट करानी तो कॉमा लगा के num1 लिख दीजिए। जैसे मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले आपको कि अगर आप वेरिएबल और स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर को एक साथ प्रिंट कराना चाहते हैं तो कॉमा से सेपरेट करते रहिए। बस याद ये रखना है आपको कि आपका जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट्स में आएगी और जो वेरिएबल है उसे एज इट इज़ लिखना है आपको, डबल और सिंगल कोट्स का यूज़ नहीं करना। तो सम ऑफ num1, अच्छा डबल कोट्स से सिंगल कोट्स दोनों लिख सकते हैं हम, दोनों ही वैलिड है स्ट्रिंग को लिखने के लिए। सम ऑफ num1, फिर आपको लिखना एंड एक स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर इसको लिख दीजिए, डबल या सिंगल दोनों को यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने लिख दिया एंड, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, इसके बाद मुझे एक और वेरिएबल लिखना है, वो लिख दिया मैंने num2, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एक स्ट्रिंग लिखेंगे इज़। देखिए यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, सिंगल और डबल कोट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल भी यूज़ करेंगे तो भी स्ट्रिंग मानी जाएगी, डबल भी यूज़ करेंगे तो भी स्ट्रिंग मानी जाएगी। और ये कैसे पता चल रहा है हमें टाइप करते समय, ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लियरली, जिसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। डबल में भी लिख दिए तो भी, सिंगल में भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो सम ऑफ num1 एंड num2 इज़ क्या आएगा, दोनों का सम आएगा वेरिएबल एस दे रखा है, इस एस, ठीक है। और पैरेंथेसिस साइन पढ़ देंगे क्लोज। अब इस प्रोग्राम को कराएंगे रन, देखिएगा आप। अच्छा यहाँ इंट कर देते हैं, इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ इंट ले लिया, यहाँ इंट ले लिया आपने, रन कराते हैं, देखिए क्या होता है। एंटर फर्स्ट नंबर दे दिया मैंने 4, सेकंड नंबर दे दिया 5। अब आंसर कुछ ऐसे आएगा, देखिएगा सम ऑफ 4 एंड 5 इज़ 9, ठीक है। आई होप समझ में आ चुका होगा आपको किस तरीके से प्रिंट हुआ ये मैसेज। और आप यहाँ से इंटर नहीं चाहते, डेटा टाइप हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से हटा दीजिए, जहाँ इनपुट दे रखा वहाँ दे दीजिए। दोनों में से एक जगह देना होगा आपको, नहीं देंगे तो करेक्टर माना जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए INT। तो अलग अलग तरीके से मैंने प्रोग्राम बता दिया आपको कि कैसे कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी इंट लिख दीजिए आप, INT। तो स्टूडेंट प्रोग्राम ये आप मोबाइल पे बना सकते हैं आसानी से। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, चलिए। एंटर फर्स्ट नंबर 4, एंटर 6, कितना आया 10। तो ये प्रोग्राम हो गया आपका, इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। और साथ ही में आप ये फाइल बटन पर जाएंगे तो यहाँ से प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। पुराने जो प्रोग्राम हैं जो ऑलरेडी सेव्ड हैं उसको ओपन में जाके कर लीजिए, न्यू कोई फाइल खोल ली तो न्यू में जाके क्लिक कर दीजिए। क्लोज से करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, रीसेंट फाइल जो आपने ओपन की है वो रीसेंट फाइल में आ जाएगा। सेव एज ऑप्शन में उसको कोई प्रोग्राम को दूसरे नेम से सेव करना चाहते हैं किसी दूसरी लोकेशन पर, तो सेव एज में चले जाइए आप। तो फिलहाल मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव कहाँ करना है वो बता दीजिए आप, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज में, फोल्डर 1 में, ठीक है। तो सेलेक्ट फोल्डर कर दीजिए, फाइल का नेम दे दीजिए, यहाँ पर .py एक्सटेंशन होता है जो ये बताता है कि ये फ़ाइल किस तरह की है। तो मैंने दे दिया प्रोग्राम को p1 .py। p1 नहीं देता, कन्फ्यूज़न होगा आपको, कुछ दे देता हूँ, मैं अपना नेम दे देता हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया प्रवीण। चलिए मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ PROGRAM, प्रोग्राम 1। ये मेरा प्रोग्राम 1 है तो मैंने प्रोग्राम 1 के नेम से सेव कर दिया .py लगाना है, डन कर दीजिए, सेव हो जाएगा। ये सेव हो जाएगा यहाँ पर। ये कह रहा है कि ऑलरेडी यूज़ हो रहा है
तो आप ओवरराइट करना चाहते हैं। अभी प्रोग्राम 1 से मेरा कोई और प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, तो कह रहा है कि अगर आप लिखेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, ओवरराइट हो जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ओपन में जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ आपका 1 मिनट, तो आपने प्रोग्राम सेव किया था वहाँ से प्रोग्राम मिल जाएगा। यहाँ देखिए थर्ड ऑप्शन पर अंडू, रीडू और सर्च, ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। एक स्टेप आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए और सर्च करने के लिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन भी दे रखे हैं यहाँ पर। हेल्प के लिए ये जो बल्ब का सिंबल आ रहा है, यहाँ पर आप असाइनमेंट में जाएंगे, नेम में जाएंगे, ये आपके मतलब का नहीं है उतना। ये और सेटिंग दे रखी है इससे रिलेटेड, तो ये आप ओपन कर सकते हैं। तो ये स्टोर है प्रोग्राम स्टोरेज में एमुलेटेड 01 में सेव है। ये ऊपर इसका पाथ दिखा रहा है, यहाँ स्टोर है, तो यहाँ से जाके आप दोबारा ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।